गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम अपने असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन डोमेन की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रीशियन डोमेन के बारे में जानेंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है। इसके अलावा असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के जॉब रोल में क्या डिटेल्स आती है। आपने DDU-GKY में हिमायत प्रोजेक्ट में एडमिशन जो लिया हुआ है, इस पर असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की प्रोफाइल में आपको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट क्या है, इनका एम क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। इसके बाद हम इसी वीडियो में आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का एक जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसकी डिटेल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में, देन असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन कौन होते हैं, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग के बारे में, वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, कहाँ काम करते हैं और किस प्रकार से काम करते हैं, ये सारी डिटेल मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन इंडिया अगर हम बात करें तो ये इंडिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल रोल प्ले करती है। इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा स्किल्ड वर्कर अवेलेबल हैं, या ये कह लीजिए इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों प्रकार के जॉब मिलते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अगर पावर जनरेशन की बात करें तो वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, और अगर सर्विसेज की बात करें तो वो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। बट इन दोनों ही पार्ट में वेरियस जॉब्स अवेलेबल हैं। आगे ये भी जान लेते हैं कि आज की डेट में इंडिया में ऑलमोस्ट 49.5 लाख पीपल लोग इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं। ये सारे स्किल्ड वर्कर होते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। तो इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसी कंस्ट्रक्शन वर्क प्लेस पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वहाँ पर लगने वाले इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर हम डिटेल में और देखें तो वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, हार्डवेयर इक्विपमेंट की डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्ट, इंस्टॉल, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की प्रोडक्टिविटी, इन सभी चीज़ों के बारे में बताता है। यहाँ पर हम एक चीज़ और जानने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में हमारी जो मॉडर्न लाइफ है ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है। हमारे पास प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं, तो भी वो चलते इलेक्ट्रिसिटी पर ही हैं। इन सभी चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब हमें एक इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है या एक असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखते हैं। तो असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन कौन होते हैं? असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन या हेल्पर इलेक्ट्रीशियन वो सेमी स्किल्ड सपोर्टिव स्टाफ है जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे सुपरवाइज़र या इलेक्ट्रीशियन को मदद करते हैं, और ये हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ कि असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन कंस्ट्रक्शंस कोड 602 जिसमें आपने एडमिशन लिया है, इस प्रोजेक्ट का एम है कि आपको एक स्किल्ड वर्कर जैसे तैयार करना है। इस आपको वो स्किलिंग प्रोवाइड करनी, वो बेसिक स्किलिंग आपको प्रोवाइड करनी है, जहाँ पर आपकी जब जॉब पे जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में आपको इनिशियल लेवल पे आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो एज ए इलेक्ट्रीशियन को पता होती हैं। इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट क्या है? इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग आपकी 2.5 महीने की है। इसमें आपको सारी बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आपको थ्योरी और आपके प्रैक्टिकल लैब्स, आपको प्रैक्टिकल इक्विपमेंट यहाँ पे मिलेंगे और प्रैक्टिकल आप खुद भी करेंगे। इसके अलावा आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आपका एग्ज़ाम होगा, असेसमेंट होगा। असेसमेंट के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू होगा जो कि एसएससी द्वारा वैलिडेट या वेरीफाइड होता है। इसके बाद आपको प्लेसमेंट दिया जाता है, यानी आपको जॉब प्रोवाइड कराया जाता है। आपको एक अच्छे वेल सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दिया जाता है जहाँ पर आपकी पीएफ, ईएसआईसी जैसे आपको बेसिक फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं।
तो ये एक बेसिक बेनिफिट्स हैं इस प्रोजेक्ट के। और इस डोमेन में चूँकि आपने एडमिशन लिया है तो ये आपको पता है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम देखते हैं कि असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग, एक ट्रेनी से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए एक यूट्यूब की लिंक दी है, इस पर भी जाके हम डिटेल देख सकते हैं और कुछ डिटेल मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि इस जॉब होल्डर को, जो भी असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन बनता है, वो उसको एक तरीके से फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, उसको हर तरीके के एटमॉस्फेयर पे और लोकेशन में काम करने के लिए उसके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए। किसी भी टाइप की कंस्ट्रक्शन साइट पे वो वर्क करने के लिए तैयार रहे, ऐसा उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और उसे पर वहाँ पे फंक्शन उसे वही परफॉर्म करना है जो एक बेसिक इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। इसके अलावा वो एक असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन एक टीम के साथ काम करने के लिए एबल होना चाहिए, उसे हर तरीके के टूल को हैंडल करना, मटेरियल का नॉलेज होना, उस इलेक्ट्रिकल वर्क में सेफ्टी और कंटिन्यूअस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते रहना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ों के लिए हम आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान ये सारी चीज़ें डिटेल में सिखाएंगे। इसी के लिए आपको इस ट्रेनिंग में न सिर्फ आपको डोमेन का नॉलेज दिया जाता है, इसके अलावा आपको सॉफ्ट स्किल, आईटी यानी कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो एक तरीके से आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। आगे हम बात करते हैं कि असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको हम डिटेल में देख लेते हैं कि असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इंस्टॉल करने, साउंड या डेटा सिस्टम को इंस्टॉल करने, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिकल आउटलेट, सर्किट ब्रेकर को इंस्टॉल करने, किसी टाइप के थ्रेड या कपलिंग या किसी टाइप के फॉल्टी एरिया में भी काम करने के लिए वो एबल होना चाहिए। सर्किट ब्रेकर, फ्यूज़, स्विचेस, इनको सुधारने का काम उन्हें सिखाया जाता है या वो ये काम करते हैं। फ्यूज़ बॉक्सेस को रिप्लेस करना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में पावर सप्लाई देना, लाइटिंग, सीलिंग फ़ैन को रिपेयर करना, उनके वायरिंग देखना, इस तरीके के प्लेंटी ऑफ वर्क्स या टास्क वो परफॉर्म करते हैं। आगे देखते हैं इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इलेक्ट्रीशियन को और ये असिस्ट करते हैं, ये थोड़े से लेस स्किल्ड होते हैं एज़ कंपेरेटिवली इलेक्ट्रीशियन और सुपरवाइज़र, बट इनकी ड्यूटीज़, इनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनसे कम नहीं होती। सो इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आगे हम देखते हैं कब ज़रूरत पड़ती है इनकी। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन किसी भी जगह पर इंस्टॉलिंग, रिपेयरिंग, वायरिंग, फिक्सचर, इक्विपमेंट या अब्रॉड शिफ्टिंग, शिपयार्ड, कहीं पर भी ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, वहाँ पर उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी मटेरियल को होल्ड करना, कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, हजार्डस कंडीशन में काम करना, इस टाइप के सारे एक्सपेक्टेशंस या सारे इस टाइप के वर्क प्लेसेस के लिए असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है। आगे हम देखते हैं कहाँ काम करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको चीज़ों को डिफ़ाइन कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आप 3 पिक्चर्स देख सकते हैं। इन 3 पिक्चर्स में से आपको दिख रहा है एक जगह एक इलेक्ट्रीशियन पोल पे चढ़ा हुआ है और इलेक्ट्रिकल वायरिंग ठीक कर रहे हैं। सेम यहाँ पर एक मशीन को किसी, या तो कोई मोटर या जनरेटर, कोई भी एक XYZ मशीन हो सकती है, यहाँ पर उसमें वायरिंग को रिपेयर कर रहे हैं। सेम यहाँ पर मल्टीपल लाइट्स लगे हुए हैं, सिग्नल लाइट, उनको रिपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन असिस्ट सीनियर इलेक्ट्रीशियन विद बेसिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉलेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस। ठीक है, तो एक तरीके से किसी चीज़ को इनिशियल इंस्टॉल करना, उसको रिपेयर करना, उसको मेंटेन करना, उसमें सुधार करना, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रीशियन के साथ एक असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन या हेल्पर इलेक्ट्रीशियन करते हैं काम। आगे हम बात करते हैं, ये सिर्फ ना उनकी मेंटेनेंस करते हैं बल्कि अपने सीनियर के साथ मिलकर उसका सुपरविज़न भी करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो वो सब स्टेशन या ट्रांसफार्मर का इंस्टॉल करते हैं। हमें पता है डोमेस्टिक यानी घरों की वायरिंग पे, इंडस्ट्री की वायरिंग में, किसी बिल्डिंग में वायरिंग करना हो वहाँ पर वो उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी अप्लायंसेस है, इन सभी को मेंटेन भी करना और इनको एक दूसरी जगह ले जाना, ये सारे काम असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के ऊपर आता है।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज़ क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के करंट होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के टाइप्स देखेंगे, किस प्रकार की सर्किटरी का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो घरों की वायरिंग हो या इंडस्ट्रीज़ की वायरिंग हो। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट भी इसी स्लाइड में जानेंगे। इसके अलावा किस प्रकार के इलेक्ट्रिकल टेस्ट किए जाते हैं, और लास्ट में हम एक छोटा सा क्विज़ खेलेंगे। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो होती है। इस इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और इस इफ़ेक्ट को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक इनविजिबल एनर्जी होती है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक सेल बना हुआ है, सेल में एनर्जी स्टोर्ड रहती है। जब इस सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को किसी स्विच से होता हुआ किसी लाइट में अगर हम कनेक्शन बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो उसमें लाइट जल जाती है। तो ये हम इफ़ेक्ट जो हम इलेक्ट्रिसिटी को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, वो कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती। तो जैसे हमें पता है कि आज के अर्थ पर प्रेजेंट होने वाले मैटर जो होते हैं वो 3 तरीके से पाए जाते हैं, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। इन 3 स्टेट में कोई भी मैटर अवेलेबल होता है। मैटर जो होता है वो प्लेंटी ऑफ या नंबर ऑफ एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है, या ये कह लीजिए एटम मैटर का बेसिक कंपोनेंट होता है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में 3 चीज़ें होती है। इस न्यूक्लियस के सेंटर पार्ट पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 2 पार्टिकल पाए जाते हैं, और इसी न्यूक्लियस के ऑर्बिट पे यानी उसकी कक्षा पे, उसके बाहरी हिस्से पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज कंपोनेंट है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इनकी ये क्षमता होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज कंपोनेंट होते हैं, और उनकी एबिलिटी होती है फ्लो होने की। यही किसी सर्किट में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और करंट को फ्लो कराते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में बेसिकली 3 कंपोनेंट के बारे में हम जानेंगे, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। वोल्टेज एक प्रकार का सोर्स होता है, या फोर्स कह लीजिए इसे, या हम इसे पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं। वोल्टेज से ही एनर्जी लेके कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह, अपनी पहली जगह छोड़ के दूसरी जगह मूव करता है, उस एनर्जी को गेन करता है, और एक जगह से जब उसका दूसरी जगह मूवमेंट होता है तो उससे करंट फ्लो होता है। वोल्टेज की एसआई सिस्टम में यूनिट वोल्ट होती है। इसी प्रकार करंट की बात करें तो जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वहाँ पर करंट प्रेजेंट होगा। इसकी एसआई सिस्टम में यूनिट एम्पियर होती है, इसे आई से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की। जब भी करंट किसी सर्किट में फ्लो होता है तो हर मटेरियल की, हर मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, वो उस करंट को या उस बदलाव को का अपोज करते हैं। इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस की एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट ओम्स होती है, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि कैसे एक फोर्स पाके एक इलेक्ट्रॉन जो है फोर्स पाता है, और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। इसी प्रकार हम ये मटेरियल की एयर क्वालिटी देखें तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उस करंट को फ्लो होने के लिए रोकता है। देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के 2 और बेसिक चीज़ें, एक कंडक्टर, दूसरा इंडक्टर। तो कंडक्टर वे मटेरियल होते हैं जो कि करंट को फ्लो होने जो अपने में से करंट को फ्लो करते हैं, और इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, जैसे कि एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। इसी प्रकार हम इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर वे उस टाइप के मटेरियल होते हैं या उस टाइप का मैटर होता है जो कि जिनके अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है और वे करंट को फ्लो नहीं कराते, जैसे रबर, प्लास्टिक, पेपर। आगे देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक टाइप का डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है। कौन सी एनर्जी? ये एसी एनर्जी स्टोर करता है। अब अगर हम बात करें एसी एनर्जी की, तो इसमें हम करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो करंट और वोल्टेज के रिलेशनशिप में अगर हम भी देखें तो इस फॉर्मूले से I = C × dV/dt, इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं
कि इसमें जो वोल्टेज है इसका ही डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी टाइम के रिस्पेक्टिव टाइम की जैसे जैसे बदलाव होता है टाइम में, उसी प्रकार वोल्टेज में वेरिएशन होता है, और यही वेरिएशन एसी करंट में मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी यूनिट। तो फैराड कैपेसिटर की एसआई सिस्टम में यूनिट होती है। हमें जनरली हम जो यूज़ करते हैं तो वो मिली फैराड, पिको फैराड, माइक्रो फैराड, इस वैल्यू का हम कैपेसिटर जनरली यूज़ करते हैं छोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए। जब कभी डीसी सप्लाई कैपेसिटर के किसी एक एंड पे, पॉजिटिव एंड पे दी जाती है तो वो ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है। बात करते हैं इंडक्टर की। इंडक्टर नथिंग जस्ट बट अ सिंगल कॉपर कॉइल। ये कॉइल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है और इस मैग्नेटिक फील्ड से करंट फ्लो होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट होता है। इसका मतलब हुआ कि करंट और वोल्टेज के रेफरेंस में अगर रिलेशनशिप देखेंगे तो उसमें करंट वेरी करता है, करंट बदलता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फार्मूला देख लेते हैं, V = LdI/dt। इंडक्टर की यूनिट हेनरी होती है एसआई सिस्टम में, और जब भी कभी इंडक्टर में किसी इंडक्टर के एक एंड पे डीसी सप्लाई दी जाती है उसको, या किसी डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो इंडक्टर वहाँ पे शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट की। तो इलेक्ट्रिकल करंट दो टाइप के होते हैं, एक एसी अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा डायरेक्ट करंट डीसी। इलेक्ट्रिकल एसी वो करंट होते हैं जो कि पीरियोडिकली अपना फेस चेंज करते हैं। पहले 0 से 180 डिग्री पर ये पॉजिटिव फेस चलते हैं, फिर 180 से 360 डिग्री पर ये नेगेटिव चलते हैं। इस प्रकार इनका हर एक सेकेंड पे इनका जो फेज़ होता है वो बदलता है, इसलिए इस टाइप के करंट एसी करंट कहलाते हैं। जनरली हमारे घरों में चलने वाले जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं वो एसी पे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डीसी की। डीसी वो करंट है जिसका एक ही फेज़ होता है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट उसका हो रहा है। इसलिए हम डीसी को ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। डीसी जो करंट होता है ये जनरली बैटरी, सेल, लाइटनिंग, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इस फॉर्मेट में हम स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ, जब कभी हमें फ्लैशलाइट, पॉकेट रेडियो बनाना है, सीडी प्लेयर बनाने होते हैं, इन सभी चीज़ों में हम डीसी करंट का इस्तेमाल करते हैं। हमने 3 चीज़ें देखी, बैटरी, बल्ब या बैटरी या लोड या स्विच। तो हम लोड किस टाइप के होते हैं, तो लोड हम देख लेते हैं, बैटरी हो सकता है, सॉरी सप्लाई कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो बैटरी, सेल या सप्लाई किसी भी टाइप की चीज़ हो सकती है। अब बात करते हैं हम स्विच। तो स्विच भी मल्टीपल स्विच अवेलेबल होते हैं मार्केट में, या फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरिएबल स्विचेस अवेलेबल होते हैं। तो स्विचेस, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, ये सारे स्विच के ही अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जनरली 2 टाइप के इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए जाते हैं, एक होता है ओपन सर्किट, दूसरा शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस बल्ब का एक एंड या पॉजिटिव एंड से जो कनेक्टेड है, जब ये स्विच ओपन हो जाएगा तो आप देख रहे हैं ये बल्ब ऑफ पोजीशन पे है, ये बल्ब ऑन नहीं है, ये ग्लो नहीं कर रहा। इस टाइप में जब स्विच ओपन होता है तो हम इसे ओपन सर्किट बोलते हैं। यहाँ पर पाथ क्लोज नहीं है, करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसी तरह हम दूसरे साइड देख लेते हैं, जब क्लोज सर्किट होता है तो आप ये देख सकते हैं ये दोनों एंड जुड़े हुए हैं, इस सप्लाई से होता हुआ करंट इस क्लोज सर्किट में फ़्लो होगा, और इस क्लोज सर्किट में फ़्लो होते हुए वो लोड के पास यानी लाइट के पास जाएगा और लाइट ग्लो करती है। आगे देखते हैं हम सर्किटरी, किस टाइप की सर्किटरी का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं। जनरली 2 टाइप की सर्किटरी होती है, सीरीज़ और पैरेलल, और सीरीज़ और पैरेलल के कॉम्बिनेशन से कहीं भी वायरिंग की जाती है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम देख सकते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होता है वो इक्वली फ्लो होता है थ्रू द ऑल पार्ट। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है, जितनी ज़्यादा यहाँ पर रेजिस्टेंस लगेंगे उतने ही वो सीरीज़ में आपस में जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आपस में डिवाइड हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इस तरीके से जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है।
सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन जनरली ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग काम बनाए जाते हैं और इसमें हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के रिलेशनशिप को भी देखते हैं। आगे बात करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड की। चूँकि हम इंडक्टर की पहले ही बात कर चुके हैं, इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड की भी बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। हमें ये यूनिवर्सल ट्रुथ पता है कि नॉर्थ टू नॉर्थ पोल या साउथ टू साउथ पोल दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर करते हैं अपने से। वहीं अगर आप नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो यही मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, तो इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब भी कभी मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो किसी कंडक्टर के हिस्से में, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहरी हिस्से में बनता है और उससे करंट इंटरनल सर्किट में फ्लो होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी कंडक्टर के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट बनता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और यही इलेक्ट्रिसिटी करंट को फ्लो कराने में मदद करती है। रिले एक प्रकार का मैग्नेटिक कंट्रोल स्विच होता है जो कि जनरली हायर वोल्टेज में लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल टेस्ट की। तो इलेक्ट्रिकल टेस्ट की कुछ इक्विपमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं या हम टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि वोल्ट मीटर टेस्ट होता है, अमीटर और ओम मीटर। यहाँ पर हम एनालॉग और डिजिटल की बात कर लेते हैं। एनालॉग मीटर इनिशियली इस्तेमाल किए जाते थे, करेंटली मार्केट में डिजिटल मीटर्स अवेलेबल हैं। तो एनालॉग मीटर में कुछ नहीं, बस एक डायल होता था जो फ्लक्चुएट होता था, जिससे हम रीडिंग मेजर करते थे। और डिजिटल मीटर में ईज़िली हमें नंबर से कोई भी चीज़ की वैल्यू ईज़िली पता चल जाती है। बात करते हैं अब हम वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर टेस्टिंग से, जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, वोल्ट मीटर यानी ये वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। वोल्ट मीटर किसी भी सर्किट में वोल्टेज सप्लाई के पैरेलली लगाया जाता है और इससे हम वहाँ पर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को पता लगाते हैं। इसी प्रकार एमीटर की, एमीटर नाम से ही समझ में आ रहा है, ये करंट को फ्लो करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसको हम किसी भी सर्किट के सीरीज़ में लगाते हैं। करंट को मेजर करने के लिए वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए या बहुत माइनर वैल्यू होनी चाहिए। अब बात करते हैं ओम मीटर की। ओम मीटर अगेन लोड के पैरेलली लगाया जाता है। इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करते हैं और मार्केट में जनरली अभी मल्टीमीटर भी अवेलेबल हैं, जिससे हम इजीली करंट का वोल्टेज और ओम मीटर भी रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। आगे देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल टेस्ट। तो 3 टाइप के इलेक्ट्रिकल टेस्ट हम जनरली करते हैं, एक तो ओपन सर्किट टेस्ट, दूसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तीसरा ग्राउंडेड टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में इलेक्ट्रिकल पाथ को पता करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ये देखते हैं कि कौन सा पार्ट या कौन सा पाथ शॉर्ट हो चुका है। और ग्राउंड में टेस्ट हम तब करते हैं जब पाथ शॉर्ट होने के बाद भी किसी सप्लाई में, किसी सिस्टम पे या सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर कोई भी कनेक्शन जो है वो ग्राउंड हो चुका है और हम वहाँ पे ग्राउंड सर्किट टेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं जंपर वायर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोब क्या होते हैं, लाइट का टेस्ट कैसे किया जाता है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे 2 वायर है, एक रेड और एक ब्लैक। ये प्रोब कहलाते हैं। ये छोटे से कनेक्टर होते हैं जिनको हम किसी भी डिवाइस के दोनों एंड पे कनेक्ट करते हैं और मल्टीमीटर से लगा के हम उस डिवाइस की टेस्टिंग करते हैं। जंपर वायर एक तरीके का शॉर्ट वायर होता है जो जनरली इसका इस्तेमाल जब हम कभी ओपन सर्किट टेस्ट में यूज़ करते हैं, तब हम इसकी वैल्यू जो है तब हम छोटे साइज़ का हम जंपर लगाते हैं। इसके अलावा इसके पैरेलली हम ये देखते हैं कि कहीं कोई हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू तो या हाई रेजिस्टेंस का लोड तो कनेक्टेड नहीं है। इसके अलावा हम हम जंपर जब लगाते हैं, जब भी कभी हमें बाईपास कोई करंट देना है तो हम वहाँ पे जंपर वायर का यूज़ करते हैं। लाइट का टेस्ट करना हो तो हम कभी भी स्विचेस को ऑन और ऑफ मोड पे चेक कर सकते हैं, इससे लाइट की टेस्टिंग होती है। इस तरीके से आज हमने जाना कंस्ट्रक्शन सेक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन सेक्टर क्या होता है, इस फील्ड को जिसको आपने चुना है असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, इसका एम क्या है, बेनिफिट्स क्या है, और
ट्रेनिंग के दौरान हमें क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ट्रेनिंग के लास्ट में हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और इससे हमारा प्लेसमेंट कैसा होगा। इसके अलावा आज हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझा। ये थोड़ा सा क्विज खेल लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं रजिस्टिविटी की यूनिट क्या है। आपको पता है रजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होता है। तो प्रॉपर्टी अगर है तो उसकी बात अगर हम करें, रेजिस्टेंस मटेरियल के एरिया और लेंथ पे डिपेंड करता है। तो एरिया और लेंथ जनरली मीटर से मेजर किए जाते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, इसलिए जब हम रजिस्टिविटी की बात करते हैं तो ओम पर मीटर उसकी यूनिट होती है। इसी तरह से हम देखते हैं इन 4 ऑप्शंस में, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 ऑप्शंस में कौन से 2 एलिमेंट हैं, कौन से एलिमेंट है जो पैसिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर बल्ब और रजिस्टर दोनों ही पैसिव एलिमेंट हैं, क्योंकि दोनों खुद से करंट जनरेट नहीं करते, ये करंट लेते हैं, रिसीव करते हैं। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर से क्या मेजर किया जाता है। तो डेफिनेटली वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम जनरली करंट कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट इसको इन जनरल बोला जाता है। आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू सो मच।